अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज डिटेल हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ को लेके कि क्या आया ये बीमारी ठीक होती है, क्या ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, क्या ये रिवर्सिबल है, क्या सारी उम्र अद्वियात खानी पड़ती हैं, क्या अगर हम प्रॉपर डाइट को चेंज कर लें तो क्या ये बीमारी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। तो आज डिटेल से इसके ऊपर हम बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे। मैं जो डाइट और एक्सरसाइज की तरफ लोगों को लेके आ रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, उसके बारे में भी बात होगी। जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है अद्वियात वाली, उसके ऊपर भी बात होगी। तो ज़रा हौसले के साथ सुनिएगा। गुफ्तगू लंबी होनी है, लेकिन गुफ्तगू का मकसद आपकी ज़िंदगी में आसानी लाना है। सबसे पहले आ जाते हैं हम इस बात के ऊपर कि क्या शुगर ठीक होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो टाइप 2 डायबिटीज़ अगर ये रिवर्सिबल है, बहुत सारे अमेरिका में डॉक्टर्स हैं, मैं उनके नाम लेता हूं। डॉक्टर प्रदीप जमुना दास हैं, वो फास्टिंग के ज़रिए पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर नादिर अली मीर हैं, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इसी तरह से डॉक्टर जेसन फंक की द डायबिटीज़ कोड बुक है, उसमें भी वो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो भी यही कह रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, डाइट के ऊपर लोगों को लेके आते हैं, कार्ब्स को कट कराते हैं। तो और डॉक्टर जेसन फंक तो इसको जो है क्रॉनिक प्रोग्रेसिव के बजाय रिवर्सिबल कहते हैं। तो किसी भी मसले को हल करने से पहले मसले की वजह को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे बिल्डिंग से जो है आपकी छत से पानी आ रहा है और नीचे आपने बर्तन रख दिया है कि जिसमें वो पानी आके गिर रहा है, इधर उधर फैल नहीं रहा, आपको तंग नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त जो चीज़ होनी चाहिए वो देखना चाहिए कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, इसका सोर्स ढूंढना है। अगर आप सही मानों में बिल्डिंग को बचाना चाहते हैं, अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, अपने ऑर्गन्स को बचाना चाहते हैं, तो डायबिटीज़ में भी अगर खून में शुगर ज़्यादा आ रही है तो उसकी वजह क्या है। तो आइए चलते हैं मेडिकल की किताबों की तरफ और देखते हैं कि हमारी मेडिकल की किताबों में इसकी वजह क्या लिखी हुई है। टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? बहुत सारे लोग जो कि इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ नहीं है मेडिकल की, तो आज मैं आपको बताता हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है खून में इंसुलिन लेवल ज़्यादा होना। हमारे बॉडी में लबलबा शुगर के रिस्पॉन्स में कि जब भी मैंने मीठा खाया, अब जैसे ही वो मीठा खून में पहुंचा, बल्कि खून में पहुंचने से पहले अभी वो मैदे में ही है, वहीं से सिग्नल चला जाता है कि कार्ब्स आ गए और लबलबे को हुक्म दिया जाता है कि इंसुलिन रिलीज कर लो। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा शुगर जो है जब वो खून में पहुंचेगी तो उसको सेल के अंदर ले जाने का काम इंसुलिन का है कि इंसुलिन जाके रिसेप्टर पे चिपकेगी और वहाँ से दरवाजे खुलेंगे सेल के, और उन दरवाज़ों के खुलने के बाद वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो खून में है वो सेल के अंदर चली जाएगी और जो खून है उसमें उसके लेवल्स बढ़ेंगे नहीं, यानी कि ब्लड शुगर मेंटेन रहेंगे। हमारी मिलावट ज़्यादा खानों की वजह से लबलबे को ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है। इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। शुगर को स्टेबल रखा हुआ है, उसने दबा के रखा हुआ है, ठीक हो गया। एक पॉइंट आता है कि वो इंसुलिन इतनी बढ़ जाती है कि वो जो रिसेप्टर्स है ना, जिन पे जाके उसने चिपकना था, वो काम करना छोड़ जाते हैं और बॉडी की भी बस हो जाती है कि भाई इतनी एक्स्ट्रा शुगर है, पहले इसको तो इस्तेमाल कर लो। और होता क्या है कि जब वो रिसेप्टर्स डिसफंक्शनल होते हैं तो ब्लड शुगर शूट करती है। अब जब ब्लड शुगर शूट करती है तो पेशाब ज़्यादा आना शुरू होता है, पेशाब के ज़रिए वो ग्लूकोज निकल रही होती है। इसी तरह से ज़्यादा आपको प्यास लगती है कि आप और पानी पिएं ताकि ज़्यादा पेशाब आए और ज़्यादा ग्लूकोज बाहर निकले, यानी कि बॉडी सिग्नल दे रही है कि इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जिस्म से बाहर निकालो। अलार्म बज जाता है। चूँकि ये हाइपर इंसुलिनीमिया, जो इंसुलिन लेवल बढ़े हुए हैं, इसका टेस्ट होता ही नहीं, तो इसलिए जब तक हमने बीमारी की वजह का टेस्ट नहीं किया, जो एलिफेंट इन द रूम है वो हाइपर इंसुलिनीमिया है, वो उम्मुल खबाइस है। इंसुलिन लेवल बढ़े हुए हैं, उसका टेस्ट हो ही नहीं रहा। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कहाँ पे काम कर रही है कि वो भी वक्ती तौर पे ज़रूरी है कि अगर आपकी बहुत शुगर बढ़ी हुई है, साथ साथ बहुत बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपको अद्वियात लेनी है ताकि ज़िंदगी को बचाया जा सके और कोई आपको बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन वो दायमी इलाज नहीं है। हमने सबसे पहले फोकस करना है कि ये इंसुलिन बढ़ क्यों रही है। हमारी एक्सरसाइज ना करने की वजह से,
खुराक के गलत इंतखाब की वजह से, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने की वजह से, तो ये जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है वो भी शुगर को बढ़ाता है। शुगर को काबू करने के लिए फिर इंसुलिन बढ़ती है। तो अब इलाज क्या होना चाहिए? सब चीज़ें भूल जाए, वक्ती तौर पे बीपी को भी भूल जाए, शुगर को भी भूल जाए। आपने नज़र रखनी है उस इंसुलिन के ऊपर जो बढ़ी हुई है, उसको आपने नीचे लेके आना है। मेरा सवाल यह है इंतहाई अदब के साथ कि जब तक हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट नहीं करेंगे, अभी तो लेबोरेटरीज होमा यार आपको खुद कैलकुलेट करके दे रही है, आपने चले जाना है फास्टिंग में और वो आपको टेस्ट करा के होम आयर कैलकुलेट करके दे देंगे और सारा का सारा टेस्ट हो जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपके जिस्म में इस वक्त इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है। जितनी इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है उतनी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है। तो अब उस इंसुलिन पे टारगेट करना है और उस इंसुलिन को नीचे लेके आना है। एक चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई है, अगर उसको नॉर्मल सतह पे ले आया जाएगा तो आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। ये बहुत सारे डॉक्टर्स यही बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। अब आ जाते हैं हम इलाज की तरफ। रूट कॉज एनालिसिस हो गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर होती है। तो अभी आ जाते हैं हम कि प्रॉपर तरीके से इसको डायग्नोस करें और फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट के अलावा होम आईआर कैलकुलेट करने के अलावा, होम आईआर बेसिकली होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि इससे हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म में, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है। मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के एंड पे आपको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हिफ्ज हो जाए कि ये है क्या और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब आ जाते हैं ज़रा डायग्नोसिस की तरफ। बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, HbA1c शेयर कर रहे होते हैं, हमारी टीम को इनबॉक्स कर रहे होते हैं कि भाई ये देखें क्या मुझे शुगर है कि नहीं है। 5.7, 5.8 HbA1c, 5.96। तो आज मैं आपको वो सारे टेस्ट बता रहा हूँ कि जो कराने ज़रूरी हैं, ये बात बताने के लिए कि आपके अंदर का मौसम बिगड़ तो नहीं रहा, कहीं आप कोई बड़ी चीज़ मिस तो नहीं कर रहे। लेट्स से आपने HbA1c करा लिया और वो 5.7 से ऊपर है। अब इससे अगला टेस्ट क्या है? बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, HbA1c 3 माह की शुगर जो हमारी बॉडी ने बर्दाश्त की है उसका टेस्ट है। तो अब वो आपने करा लिया है और आप घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो जाएगी या कहीं मैं शुगर का शिकार हो तो नहीं गया। बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी को बड़े जो है ना ख़तरनाक तरीके से उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करते हैं और घबरा जाते हैं और हथियार डाल देते हैं और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। तो HbA1c आपने करा लिया, कि वैसे भी करवाया होता है लोगों ने, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी गलती है, मैं फिर रिपीट कर लूँ कि हमने फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट 12 घंटे फास्टिंग में रात को 10 बजे खाया, सुबह 10 बजे जाके जो है हमने ब्लड सैंपल दे देना है और हमारे इंसुलिन लेवल्स हमें पता चल जाएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में कितनी है वो हम चेक कर लेंगे। इसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है ना, कि कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट किस्म के आए होते हैं, VLDL, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, ये डिफरेंट सारे लिखे होते हैं ना। तो इसमें अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, 150 से ऊपर है, कुछ डॉक्टर्स तो इसको 100 से ऊपर भी कंसिडर करते हैं कि मामला जो है वो ख़राब हो रहा है। और HDL अगर आपका नीचे आ रहा है, 40 से नीचे आ रहा है मर्दों के लिए और 50 से नीचे आ रहा है ख़वातीन के लिए, तो ये भी ये शो करता है कि आपकी सेलुलर लेवल पे गड़बड़ स्टार्ट हो गई है। अब जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल था, जो HDL जिसको हम कहते हैं, उसके लेवल्स कम हो रहे हैं। HDL रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट है, यानी कि खून की नालियों में से कोलेस्ट्रॉल को, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस जिगर तक पहुंचा के जिस्म से निकालता है। तो अगर HDL कम हो रहा है तो आपका जो पूरा जो कोलेस्ट्रॉल का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी अफेक्ट हो रहा है। और याद रहे कि जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, जिसके ऊपर चिपक के इंसुलिन ने काम करना होता है, उसके ऊपर लिपिड राफ्ट्स लगे होते हैं। तो अगर हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है तो उसके साथ लाजमी हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर्स भी ख़राब हो रहे होंगे। तो आपने सिर्फ HbA1c नहीं कराना,
आपने फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराना है, आपने इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल कराना है, और बहुत सारे लोग जिनको इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दी गई होती है क्योंकि वो एंड अप करते हैं हॉस्पिटल में और उनका शुगर 400-500 आ रहा होता है, तो उनको इंसुलिन पे डाल दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि अब आपने हमेशा इंसुलिन लगानी है। जो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं वो आपको ये गाइड करते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए लगा रहे हैं, उसके बाद डाइट के ज़रिए हम आपको ऑफ करा देंगे इंसुलिन से और आप अपनी डाइट के ज़रिए ब्लड शुगर को मैनेज करेंगे। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स थोड़े हैं फ़िलहाल, ज़्यादा जो रिपोर्ट आ रही है वो इंसुलिन फिर लगाई जाओ। तो वो सारे लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं जिनके प्यारे इंसुलिन लगा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो एक टेस्ट मैं अभी बताने वाला हूँ ये भी फास्टिंग में होगा, वो है सी पेप्टाइड, लबलबे का टेस्ट। लबलबे में उस हिस्से का टेस्ट जो इंसुलिन बना रहा है। तो अगर सी पेप्टाइड 1 से ऊपर है तो लबलबा जिंदा है, जितना 1 से नीचे आता जाएगा उतना लबलबा आपका कमज़ोर है। तो ये जो सी पेप्टाइड टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट है, HbA1c है, ये सारे टेस्ट आप कराया करें। ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, ख़ानदान में अगर शुगर कॉमन है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो आपको भी होगी। एक डॉक्टर साहब हैं, उनकी ये मिसाल मैं दे देता हूँ कि अगर ख़ानदान में 15 लोग हैं, 14 को शुगर है, टाइप 2 डायबिटीज़, और 15वें को पता है कि कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, उसको इंशाल्लाह शुगर नहीं होगी। ये इस हद तक बाय चॉइस है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट में लेके, लेकिन पहले हमने रूट कॉज एनालिसिस किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर बात की, फिर हमने डायग्नोसिस के ऊपर बात की कि हमने सिर्फ एक HbA1c करा के जो है सर पकड़ के नहीं बैठ जाना कि ये क्या हो गया, हमने ये बाकी टेस्ट भी कराने। मैं फिर रिपीट कर दूं, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग इंसुलिन, सी पेप्टाइड टेस्ट। ये टेस्ट आपने, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, अगर आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका लबलबा कितना काम कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है, 3 माह की शुगर कितनी है, कोलेस्ट्रॉल की क्वालिटी क्या है, तो ये सारे टेस्ट आपने कराने हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि आपको पता चल गया लेट्स से कि आपकी HbA1c 7 आ गई है, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हैं, इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो आपने बिल्कुल भी नाउमीद नहीं होना। आपके पास अब जो अगला रास्ता है, मैं इसमें यही एग्जांपल देता हूं कि एक रास्ते का मुसाफिर बनना है। हमने जहां गड़बड़ की थी उसी को हमने ठीक करना है। जैसे अल्लाह का हमारे ऊपर हक है, वैसे ही हमारे जिस्म का हमारे ऊपर हक है, तो उसका ख्याल रखना है। ये ग़िज़ाई बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज़। ग़िज़ाई बीमारी से मुराद गलत ग़िज़ा, बहुत ज़्यादा ग़िज़ा खाने से ये बीमारी होती है। इलाज की अगर हम बात करें तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं डाइट में, लो कार्ब डाइट और कीटो डाइट। लो कार्ब डाइट क्या होती है? लो कार्ब डाइट में हम 30% से कम कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो 2000 है, तो उस 2000 कैलोरीज में से हमने 30% से कम जो कैलोरीज हैं वो हमने कार्बोहाइड्रेट से लेनी है, यानी कि कार्ब्स पे नज़र रखनी है। और ये बात समझ भी आती है क्योंकि खून में शुगर दर बदर फिर रही है, इस्तेमाल में आ नहीं रही, तो ऊपर से मज़ीद चीनी खाने का क्या तुक बनती है। और याद रहे कि ये जो हम रोटी, इसके अलावा चावल, ये सब खा रहे होते हैं, ये हाजमे के दौरान ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये भी चीनी ही है। तो इसलिए हमने या तो लो कार्ब डाइट कि जिसमें 30% से कम हमने कार्ब्स रखने अपने इसी के अंदर रखने, और या फिर कीटो कि कीटो ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच है, कीटो के साथ यूज टू होना पड़ता है, वेट लॉस के लिए भी बड़ी हेल्पफुल है, इंसुलिन के लेवल्स को भी बड़े अच्छे तरीके से नीचे लेके आती है, वही जो बीमारी की जड़ है। उसमें 5% जो है आपकी जो कैलोरीज हैं टोटल मेंटेनेंस कैलोरीज की, वो कार्ब से आ रही होंगी, यानी कि वो कार्ब्स बिल्कुल ही आप गायब कर जाते हैं। ठीक है, कीटो में आपने 5% जो है वो कार्ब्स रखने हैं। थोड़ा ये एग्रेसिव अप्रोच है, इसके साथ यूज टू होना पड़ता है, थोड़ा सा एक आपका मेटाबॉलिज्म शिफ्ट कर रहा होता है, थोड़ी सी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए हफ्ते का टाइम होता है, कुछ के 2 हफ्ते का, उसके बाद फिर बड़ा इजी हो जाता है। और मैं दोनों
ऑप्शंस खुली रखता हूँ। लो कार्ब और कीटो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। लो कार्ब ज़रा फॉलो करना आसान है, तो इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स को हम लो कार्ब की तरफ ही लेके आते हैं। इसके अलावा डाइट से हट के ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कि जो पानी वाला रोज़ा है, यानी कि रात को अगर आपने 8 बजे डिनर किया है तो सुबह उठे आपने ब्लैक कॉफ़ी पी और दिन का आगाज़ कर लिया, नमक मिला पानी आप पीते रहे, और उस फास्टिंग को अगर आपने स्टार्ट किया है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहें। 10 बजे जो है आप बेशक नाश्ता कर लें, आहिस्ता आहिस्ता 11 बजे तक ले जाएं, 12 बजे तक, यानी कि वो जो फास्टिंग विंडो है ना वो आपने बढ़ानी है, फास्टिंग की ड्यूरेशन बढ़ानी है। और फिर टारगेट आपका ये होना चाहिए कि इसको 1 मील अ डे पे ले आए, यानी कि रात को अगर आपने 8 बजे खाया है तो दोबारा रात के 8 बजे आप डाइट को के ज़रिए, मतलब लो कार्ब डाइट के ज़रिए या कीटो के ज़रिए अपनी कैलोरीज पूरी करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेहतरीन तरीका है आपके इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लाने का, बल्कि इनफैक्ट डाइट से भी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप फास्टिंग करें। और ये अगर हम इस्लामिक उससे भी देखें तो मैं ये एग्जांपल देता रहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ से हफ्ते में 2 रोज़े रखना, फास्टिंग करना, ये साबित है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। स्टार्ट में रात को 8 बजे खाया तो सुबह 10 बजे से आप जो है स्टार्ट करें कि 10 बजे ब्रेकफास्ट कर लें, फिर 11 पे ले जाएं, फिर 12, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 1 मील अ डे की तरफ ले आएँ। भूख भी कंट्रोल हो जाएगी। जितने जितने इंसुलिन के लेवल्स नीचे जाएंगे उतने उतने काउंटर हार्मोन्स ऊपर जाएंगे, तवानाई बहाल होगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप इंसुलिन सेंसिटिव होते जाएंगे, आपकी ब्लड शुगर स्टेबल होती जाएगी। और ये मैं कहता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग पहले 1 महीने में ही अपने अंदर चेंज देख लेंगे। शर्त है कि इसको इस्तिकामत के साथ फॉलो करना है, और ये कोई महीने 2 महीने की बात नहीं है, इसको एज अ लाइफ स्टाइल लेके चलना है। आप डिफरेंट है, आपको अगर कीटो सूट करती है तो कीटो, लो कार्ब सूट करती है तो लो कार्ब। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर बहुत नहीं हो सकती तो वीक में 1 या 2 दफ़ा तो आप ज़रूर करें, और बैलेंस के साथ इसको लेके चलें, रिज़ल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। तो जो ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे उसमें ग़िज़ाई बीमारी है तो ग़िज़ाई इलाज में लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट, इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट में ही मैं इंक्लूड करता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। डायबिटिक पेशेंट्स ने बहुत बड़ी गलती की, डॉक्टर्स भी उनको ये मशवरा देते रहे कि खुराक को कम करो और ज़्यादा वॉक करो। याद रहे कि 80% ग्लूकोज मसल्स को चाहिए। आप मसल्स को ऐसे समझें कि किसी एक बॉडी बिल्डर को सोचें, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को ले लें, बेहतरीन फिजीक है उसकी और आपके सामने है। अब जिधर जिधर आपको मसल नज़र आ रहे हैं ना बॉडी में, जितने भी स्केलेटल मसल्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। यानी कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे ही ज़्यादा चीनी खाएगा तो वो खून में जो एक्स्ट्रा चीनी है वो मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, यानी कि खून में ज़्यादा नहीं रहेगी। तो जो बात समझ आई आपको वो ये है कि जितना आपके जिस्म में मसल होगा उतने आपके अंदर ग्लूकोज स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। 1000 सीसी से गाड़ी 1500 सीसी और 2000 सीसी तक चली जाएगी, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। यानी कि जितना आपका लीन मसल मास होगा उतने आप अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ले सकते हैं अपनी डाइट में। यहां पे ये बात समझना ज़रूरी है कि जब एक डायबिटिक पेशेंट जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है वो वॉक स्टार्ट करेगा तो वॉक मसल ट्रेनिंग नहीं है, एक्स्ट्रा वॉक में मजीद मसल्स आया होंगे। और अगर वो बंदा वॉक स्टार्ट करता है, शुगर की वजह से भी वज़न गिर रहा है, वॉक की वजह से भी वज़न गिर रहा है, तो आखिर में होगा क्या कि उसके जिस्म में जो मसल मास है वो कम हो जाएगा, ग्लूकोज स्टोर करने की जगह ही नहीं होगी। तो फिर आखिर में शुगर 400-500 तक नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। और फिर उसको अद्वियात के ज़रिए उम्र भर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, जिसका नतीजा भी बड़ा ख़तरनाक निकलेगा। इसका कतन मकसद ये नहीं है कि
मैं आपको मना कर रहा हूँ अद्वियात लेने से, वो मैं आगे आपको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के ऊपर जब बात करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। अभी चूंकि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है? अल्लाह ताला ने हमें मसल्स दिए हैं, कंधों के मसल्स हैं, बाजू के इर्द गिर्द मसल्स हैं, हमारे फोर आर्म के मसल्स हैं, हमारे पेट के मसल्स हैं, हमारे चेस्ट के मसल्स हैं, हमारे लेग्स के मसल्स हैं। इन सारे मसल्स को प्रॉपर तरीके से ताकतवर होने के लिए इनको फुल रेंज ऑफ मोशन में वर्जिश ज़रूरी है। एज्यूम करें, ज़रा इमेजिन करें, एक बंदा जो 60 साल का है और उसको पता चलता है कि उसको शुगर हुई है, और अब वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, वो अपनी डाइट अच्छी कर लेता है, अच्छी प्रोटीन खा रहा है, अच्छे फैट्स ले रहा है, खाना कम नहीं किया, खाना सही किया, और साथ साथ अब पार्क में जाता है और पार्क में एक राउंड लगाता है, पूरा चक्कर, एक 2-3 चक्कर लगाता है, ठीक है, कर ली कार्डियो, दिल और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी है, और भी उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। अब वो आ जाता है और चूंकि 60 साल उम्र है, शुगर भी है, पट्टे कमज़ोर है, पूरे वो डंड नहीं निकाल सकता, तो वो घुटने लगा के जो है वो पुशअप्स कर रहा है, डंड निकाल रहा है। इसी तरह से उसके पास एक रेजिस्टेंस बैंड है, उसके ज़रिए वो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। रेजिस्टेंस बैंड उसके पास है। जिन लोगों को नहीं पता तो ये रेजिस्टेंस बैंड आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, और इसके ज़रिए आप पूरे जिस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कंधों की भी, चेस्ट की भी, बैक की भी, लेग्स की भी। हम वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे जो पेशेंट्स जो जिम नहीं जा सकते उनको होम बेस्ड एक्सरसाइज फिर इन्हीं रेजिस्टेंस बैंड और डंबल से करवाई जाती हैं। तो अब वो जो है घुटने लगा के जो है वो पुशअप्स कर रहा है, इसी तरह से रेजिस्टेंस बैंड के ज़रिए कंधों की एक्सरसाइज कर रहा है, बैक की एक्सरसाइज कर रहा है, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा है, उठक बैठक कर रहा है। अब उठक बैठक अगर उनसे नहीं हो रही, वीकनेस है, तो दूसरा जो बंदा है वो हेल्प करके उनको, कोई बेंच है या कोई जगह है बैठने की तो वहाँ से उठ के, यानी कि मकसद है जितने आपके मसल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना, और जितना आप मसल ट्रेनिंग करेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। इसलिए आज की इस पॉडकास्ट में मैं कार्डियोवैस्कुलर वॉक को एज अ ट्रीटमेंट ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि अब हमने शिफ्ट करना है एक वॉक, स्विमिंग, इनसे निकल के प्रॉपर हाइपरट्रॉफी वर्कआउट्स, मसल बिल्डिंग वर्कआउट्स। बॉडी बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा नुकसान बॉडी बिल्डर्स ने पहुंचाया, आज मैं ये एडमिट करूंगा, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को देख के जो जनरल पब्लिक है वो ये समझती है कि जैसे इतनी बड़ी बॉडी तो हमने बनानी नहीं है, तो हम जिम जाएं क्यों? जिम आपने बॉडी बनाने के लिए नहीं जाना, जिम आपने अपने मसल्स को ताकतवर रखने के लिए जाना है। जब हम 40 साल क्रॉस कर जाते हैं, 30, 35, 40 साल से जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे मसल्स टूटना शुरू हो जाते हैं, सार्कोपीनिया कहते हैं इसको। मसल लॉस हो रहा होता है, स्ट्रेंथ कम हो रही होती है। तो हर इंसान चाहता है कि वो मोहताजी के बगैर ज़िंदगी गुजारे, तो चाहे आपको डायबिटीज़ है चाहे डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर तो आपके लिए लाजिम है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जो सिर्फ वॉक करते हैं और डाइट करते हैं, उनकी शुगर तो मैनेज हो जाती है, लेकिन वो एक कंप्लेन कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हमारे जिस्म में ताकत नहीं है। तो हमने अपने वजूद को ताकतवर करना है, और वो बगैर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के पॉसिबल ही नहीं है। ये बात आपको समझनी है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मुराद कोई भारी भरकम वजन उठाना नहीं है। एटलीस्ट लाइट वेट्स के साथ आप ट्रेनिंग करें, फिर एक महीने बाद आप देखेंगे कि जो भी आप 2-3 केजी का डंबल उठा रहे थे, अब वो आपको बड़ा लाइट लगना शुरू हो गया। अब आप चाहेंगे कि इसको 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके जिस्म की स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। एंड यस, डायबिटिक पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे जो है ना ये फैटी मसल्स हो गए, पूरा बाजू हिल रहा होता है, यानी कि वेट उनका इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो वज़न गलते गलते शुगर में पट्टे टूट रहे होते हैं। उनका जो पूरा जो एक लटका हुआ मांस होता है, उसको ठीक करने के लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हमारी ज़ुबान में, फिटनेस की ज़ुबान में रिकॉम्पोजिशन कहते हैं।
मसल्स को बिल्ड करना है, फैट को बर्न करना है। एक एथलेटिक फिजिक नहीं होती। हमारे बहुत सारे 50+ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और उनकी इतनी फिजिक अच्छी हो गई है माशाल्लाह। उनमें कुछ तो ये कहते हैं कि इतना तो हम जवानी में फिट नहीं थे जितने अभी फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसी तरह से आप देखें, सबसे ज़्यादा काम इसके ऊपर इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पे सबसे ज़्यादा काम अगर डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर हो रहा है। तो मैंने आपको जिम अगर आप जा सकते हैं तो बेहतरीन है। जिम का एक अपना एनवायरनमेंट होता है, वहाँ आपको ट्रेनर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लोग आपको मिलेंगे, उनके साथ आप इंटरेक्ट करेंगे तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप जिम नहीं जा सकते अपने बिजी रूटीन की वजह से, तो आप कम से कम एटलीस्ट रेजिस्टेंस बैंड डंबल्स खरीद के घर में तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, पार्क में तो एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने लिए टाइम निकालें तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आएंगे। हाइपरट्रॉफी वर्कआउट्स मैंने बता दिया, फुल रेंज ऑफ मोशन में जो है आपने एक्सरसाइज करनी है, सारे मसल्स को ट्रेन करना है। 4 एक्सरसाइजेस सेलेक्ट कर लें, टांगों की, चेस्ट की, बैक की, और डे डिवाइड कर दें। पीर को लेग्स को ट्रेन करना है, मंगल को चेस्ट को ट्रेन करना है, बुध को शोल्डर को ट्रेन करना है, किसी एक दिन बाजू का डे रख लें। यानी कि पूरे सारे मसल्स को ट्रेन करें और इस्तिकामत के साथ 6 महीने तक आप अपनी प्रोग्रेस देखें तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ आपकी शुगर स्टेबल हो जाएगी, शुगर रिवर्स हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी बड़ी आसानी आएगी। फिर से मैं ज़रा रिपीट कर लूँ कि जब मैंने ट्रीटमेंट की बात की तो सबसे पहले मेन जो ट्रीटमेंट है लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब आ जाते हैं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की तरफ। याद रहे कि डायबिटिक पेशेंट को साथ ब्लड प्रेशर भी होता है, इसके साथ साथ वो कोलेस्ट्रॉल भी, उनकी क्वालिटी भी ख़राब हुई हुई होती है, बहुत सारी अद्वियात ले रहे होते हैं। अगर तो आपका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है और शुगर बढ़ी हुई है और आपने फ़ौरन दवाई नहीं ली तो आप नुकसान में। मॉडर्न मेडिसिन ज़िंदगी बचाती है, काबिल एहतराम है, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। कितनी इम्पॉर्टेंस है अद्वियात की ज़िंदगी बचाने की, या आपको ज़िंदगी बचाने से मुराद ये है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, कहीं इंसान जो है फालिज़दा हो के बिस्तर पे ना पड़ जाए। किसी ऐसे बड़े इवेंट से आपको बचाने के लिए अद्वियात वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेट्स से पेशेंट एंड अप करता है, उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो 200 है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक भी 120 130 मतलब बढ़ा हुआ है, शुगर 400 500 है, बिल्कुल भी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, तो फ़ौरन उसको अद्वियात इंसुलिन के ज़रिए शुगर को स्टेबल किया जाएगा। ब्लड प्रेशर की अद्वियात बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के मशवरे से। और फिर जब वो स्टेबल हो जाएगा तो फिर उसको बिठा के नसीहत की जाए कि देखें, बात सुने, ये ग़िज़ाई बीमारी है, इसका ग़िज़ाई इलाज करेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे और साथ साथ हम चेक करते रहेंगे कि अद्वियात की कितनी ज़रूरत रहती है। रैशनल तरीके से जब अद्वियात का इस्तेमाल कराया जाए तो मरीज़ की ज़िंदगी में बड़ी आसानी आ जाती है। याद रहे कि डॉक्टरों का काम भी अल्लाह के हुक्म से मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना है। तो जब हम इस तरतीब से चलेंगे कि मेन जो इलाज है वो डाइट और एक्सरसाइज है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और साथ साथ हम अद्वियात की हेल्प ले रहे हैं ताकि पेशेंट फ़ायदे में रहे। इसके बिल्कुल बरक्स अगर हम मरीज़ को घर भेज देंगे कि तुमने इतने यूनिट इंसुलिन लगाने हैं, तुमने सुबह शाम ये अद्वियात खानी है और बस यही तुम्हारी ज़िंदगी है, यही तुम्हारा नसीब है और यही तुम्हारा अंजाम है, तो ये सही इलाज नहीं है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कोई ये जो टोटके बताने वाले या इस तरह के शगुफे छोड़ने वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ मिक्स करके खा लें तो शुगर नहीं बढ़ेगी। ओ भाई, इंसुलिन रेजिस्टेंस बीमारी की वजह है, उसको जब तक हम नीचे नहीं लाएंगे बीमारी कैसे ठीक होगी। तो ये कहना कि सब कुछ खाओ, फ्रूट्स भी खाओ, सब कुछ भी खाओ, ये फक्की घोल के पी लो तो तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी, तो ये जाहिलाना बातें हैं। तहकीक इसलिए होती है कि कुछ नया पता चल जाए कि मखलूक का फ़ायदा हो जाए, या कहीं अगर कुछ गलत करें तो उसको ठीक करने के मखलूक का फ़ायदा हो जाए।
तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ही हमने मरकज़ बना के इसको नीचे लेके आना है, और जब ये नीचे आ जाएगा तो बड़ी बेहतरी हो जाएगी। अद्वियात बहुत ज़रूरी हैं, ख़ुद से नहीं छोड़नी। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि कब से शुगर है जी? 10 साल से। जी अद्वियात में पाबंदी से नहीं लेता। अब ये बहुत ख़तरनाक स्टेटमेंट है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ तो जो है आप परहेज़ तो पाबंदी से करते होंगे? नहीं, वो भी नहीं करता। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ फिर आप अपने साथ कर क्या रहे हैं? ना आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, ना आप अपनी अद्वियात का ख्याल रख रहे हैं। तो ये किस तरह की ज़िंदगी है जो आप गुजार रहे हैं? और मैं इसको गाफिल ज़िंदगी कहता हूँ। उस दिन मैंने एक हदीस पढ़ी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस हदीस का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा कि ये जिस्म क्या अल्लाह ने हमें पूरी सेहत के साथ नहीं दिया था? तो यानी कि कल को ये जो अल्लाह ने अमानत दी है इसका भी पूछा जाएगा। तो अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपनी एक्सरसाइज की रूटीन बनाना, इसी तरह से हस्बे ज़रूरत अद्वियात को भी लेना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। गाफिल ज़िंदगी नहीं गुजारनी। अब एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता जिसको मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था, थोड़ा सा मैं उसको दोबारा से आपके लिए याद दहानी करा दूं कि हमने डायबिटीज़ के ऊपर बात की, हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि बीमारी की जड़ है उसके ऊपर बात की, उसी से हमने बात स्टार्ट की क्योंकि रूट कॉज एनालिसिस करना है। फिर हमने डायग्नोसिस की बात की, कुछ ब्लड टेस्ट बताए, फिर ट्रीटमेंट की बात की, ट्रीटमेंट में लो कार्ब, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात की, बहुत ज़रूरी है। बीपी शूट कर रहा है और आपको किसी ने जो है डॉक्टर ने बोल दिया है, मतलब वो जो मेडिकल डॉक्टर नहीं, कोई और डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, कोई भी अताई डॉक्टर, और वो आपको कहता है कि मेरा ये सिरप है, ये घोल के पी लो तो सब ठीक हो जाएगा, तो ये काम नहीं करना। अद्वियात भी लेनी है। लास्ट में जो चीज़ बिल्कुल भी एड्रेस नहीं की जाती या बहुत कम की जाती है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। घरेलू मसाइल, झगड़े, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद की गोलियां, उनका आदी नहीं होना, लेकिन अगर नींद आ ही नहीं रही तो क्या फिर भी नहीं लेनी? सोचिए इस बात को कि अगर आप पिछले 4-5 दिन से सोई नहीं है तो इस वक्त डॉक्टर के मशवरे पे आपने वक्ती तौर पे दवाई लेनी है, या इस हद तक डिप्रेशन हो गया है कि अब खुद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो आपने एंटी डिप्रेसेंट लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। एंग्जाइटी बहुत बड़ी हुई है तो एंग्जाइटिक्स लेनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वक्ती तौर पे। साथ साथ फिर देखते जाएं कि वजह क्या है। काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी, साइकोथेरेपी, ये सारी चीज़ें चलेंगी। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, सेशंस लें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जो मैंने बात की, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करता हूँ कि जितनी भी रिसर्च हो रही है, सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट में डाटा आ रहा है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के आ रहा है कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मसल ट्रेनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें रिलीज़ होती हैं जो एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट्स और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स रखती हैं। तो एक्सरसाइज करें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर सेशन लें, अपना ख्याल रखें। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है कि जो पसंद है उसको हासिल कर लें, या जो हासिल है उसको पसंद कर लें। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। तो इन सारी बातों पे जब हम अमल करेंगे, इसी तरह से जो मानने वाले हैं, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का एक बड़ा प्यारा जो है फरमान जो मैं एक ऑडियो में सुन रहा था, इरशाद फरमाते हैं कि उसका मफ़हूम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ना मानने वालों की दुनिया में अल्लाह ने मानने वाला बनाया। तो उस अल्लाह को मानने के बाद जो बुक ऑफ गाइडेंस जो कुरान पाक है उसको पढ़ें, और अपने रियल को अपने आइडियल के करीब करें। और आइडियल हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अच्छी बुक्स पढ़ें, जो भी इल्म, जो भी कुरान में आप पढ़ रहे हैं उस पर अमल करें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती जाएगी। बेउस्तादा ना रहें, उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। अपने महफ़िलों का जायज़ा लें, देखें कि आप कहाँ बैठते हैं। कहीं
ऐसी महफिल पे तो नहीं बैठते जहाँ झूठ बोला जा रहा है, जहाँ गीबत हो रही है, जहाँ नेगेटिविटी और सिर्फ नेगेटिविटी है। कोशिश करें कि शुक्र वालों की महफिल में बैठें। जितना जितना आप शुक्र करेंगे उतना उतना आपका यकीन बढ़ेगा। मेरे पास उस दिन एक खातून आई, उन्होंने बात की कि मेरी लाइफ में मुश्किल वक्त आ गया, तो मैं जिधर काम करती थी वहाँ पे एक और ख़ातून थी, तो वो भी जो है कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही थी। तो कहती हैं कि मेरा ना अपने उस मुश्किल वक्त में अल्लाह से ताल्लुक़ बड़ा स्ट्रांग हो गया, लेकिन वो खातून जब भी मेरे पास आती तो वो बार बार कहती कि हाय बहन कितने बदकिस्मत हैं हम, देखो हमारी तो किस्मत ही फूट गई, ऐसी बात है। तो मैंने उनको बोला कि देखें, आप ही किस्मत फूटी होगी, मेरी नहीं फूटी, मैं राज़ी हूँ। कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, दोबारा वो मेरे पास नहीं आई। तो आपने नज़र रखनी है कि आपके इर्द गिर्द कहीं कोई आपको वसवसा तो नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी कुव्वत बर्दाश्त है। याद रहे कि हम जितना मर्ज़ी डायबिटीज़ और इन बीमारियों के ऊपर बात कर लें, एक इंसान की जब हम बात करेंगे तो वो इंसान रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है। मैं पहले भी रिपीट करता रहा हूँ कि रूह को भी प्रॉपर ग़िज़ा मिलनी चाहिए, और रूह की ग़िज़ा कुरान पाक में मौजूद है, उसको पढ़ना है और उस पर अमल करना है। इसी तरह से जो जिस्म अल्लाह ने दिया है उसका भी ख्याल रखना है, उसके ऊपर हमने तफसीलन गुफ्तगू कर ली। तो जब हम इन सारी बातों पे अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी आसानी आएगी इंशाअल्लाह। और ये जो बीमारी को कहना ना कि बीमारी ठीक नहीं होती, ये बड़ा ख़तरनाक जुमला है। जब अल्लाह ने कह दिया ना कि मैंने हर बीमारी का इलाज रखा है, तो हमने अल्लाह की रहमत से पुरुमीद रहना है और तलाश नहीं छोड़नी। और जो मैं अक्सर कहता हूँ, डॉक्टर बदलने के साथ ख़ुद को भी बदलना है, ये भी बड़ा ज़रूरी है। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें, और इंशाअल्लाह देखेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एज अ डॉक्टर हमें चाहिए कि हम अपने पेशेंट्स को पुरुमीद करें, उनको अल्लाह की रहमत से पुरुमीद करें। कोई ऐसी बात हमारी ज़ुबान से गलती में ना निकल जाए कि पेशेंट घबरा जाए और वो नाउमीद हो जाए। तो डॉक्टर की भी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जब पेशेंट उसके पास आए तो वो उसको पुरुमीद करे और बोले कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और आपने पूरा यकीन रखना है, और जो जो मैं आपको बातें बताऊंगा उस पर आपने अमल करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने तफसीलन गुफ्तगू की ट्रीटमेंट के ऊपर। अब आ जाते हैं वो टॉपिक कि ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स में कौन कौन से सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बड़े हेल्पफुल हैं। तो उसमें विटामिन डी, फिश ऑयल, मैग्नीशियम, B12, एक हमने ना तफसीलन एक पॉडकास्ट की थी डाइटिशियंस के साथ सप्लीमेंट्स के ऊपर, तो वो आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उससे आपको इनकी डोजेज और इसके मुतल्लिक सारी आगाही हो जाएगी और पता चल जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, वे प्रोटीन को ऐड करें। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स का मसल्स अफेक्ट हुए हुए होते हैं, तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के फ़ायदे देखें कि वो कितना बेनिफिशियल है आपके मसल के लिए। और क्रिएटिन और क्रिएटिनिन में फ़र्क है, गुर्दों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हाई एनर्जी फॉस्फेट है, और ये आपकी मसल रिकवरी में, मसल बिल्डिंग में बड़ी हेल्प करेगा। वे प्रोटीन ऐड करने का भी यही फ़ायदा है कि वे प्रोटीन में ल्यूसीन कंटेंट ज़्यादा है, वो मसल बिल्डिंग पाथवे को एक्टिवेट करता है। तो दिन में अगर 2 स्कूप आप रख लेंगे तो आप आसानी से 50+ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो अपनी डाइट में पूरा कर सकते हैं। बाकी अंडों से, चिकन से, इन सारी चीज़ों से पूरा करें। तो ये वो वाइटामिन्स भी आप साथ रखें, तो आप देखेंगे कि वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जब पूरी होंगी तो बड़ा आप भरपूर महसूस करेंगे। हम बहुत सारे खुलियों का मजमूआ है, बहुत सारे खुलिये सेल्स इकट्ठे होते हैं तो एक इंसानी शक्ल सामने आती है। उस इंसानी शक्ल को, उन खुलियों को, जितने भी खुलिये हैं, 2 बड़ी मुश्किलात का सामना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का, यानी कि कमियों का, और टॉक्सिसिटीज़, ज़्यादतियों का सामना है। आसान अल्फाज में जो चीज़ कम होनी चाहिए वो ज़्यादा हुई हुई है, जो ज़्यादा होनी चाहिए वो कम हुई हुई है। तो अब हम जब डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हम टॉक्सिसिटीज़ को नीचे लेके आएंगे ताकि जो चीज़ ज़्यादा हुई हुई है वो इस्तेमाल में आके वापस अपनी जगह पे आ जाए। और वाइटामिन्स के ज़रिए उन कमियों को पूरा करेंगे जिनका पूरा होना तमाम खुलियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम वो माहौल बॉडी को प्रोवाइड कर देंगे कि जिसमें ना कोई ज़्यादतियाँ होंगी, ना कुछ कमियाँ होंगी,
एक बैलेंस होगा तो बॉडी को अल्लाह ताला ने ऐसा बेहतरीन बनाया है कि ये माशाल्लाह से अपने आप को बिल्कुल फिट फाट कर लेती है। तो सही खाएंगे, वर्जिश करेंगे, वाइटामिन्स की कमियों को पूरा करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे, अच्छी महफ़िलों में बैठेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर वर्जन बनाएंगे अपना, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इंशाअल्लाह बड़ी बेहतरी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। फैमिली में जितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ज़रूर ये लिंक शेयर करें, उनको इनकरेज करें कि वो एक दफ़ा ये वीडियो मुकम्मल देखें। काफ़ी कुछ उनको अपनी बीमारी के मुतल्लिक पता चल जाएगा। मेरा काम आप तक मैसेज पहुंचाना था और आपका काम अब इन बातों को सुनना, समझना और इन पर अमल करना है। डॉक्टर का काम रास्ता बताना है, मरीज़ का काम अमल करना है और शिफा देना अल्लाह पाक का काम है। हम पूरा अमल करेंगे अल्लाह की मदद से और शिफा अल्लाह पाक देगा इंशाअल्लाह। पूरे यकीन के साथ इन्हीं बातों पे अमल करें। पहाड़ की चोटी को चंद कदमों से तय किया जाता है, तो सोचते ही ना रहिएगा, अमल ज़रूर शुरू कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।